देखो हम लोग पढ़ लिए थे क्या, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, कहाँ बनता है ना, ये सारी चीजें पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है उसको आप लोग देखोगे। जिस तरह से उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति थी, सेम उसी तरह से इसमें भी दो ही स्थिति है। दोनों एक ही जगह मैं दिखा दे रहा हूं। स्थिति फर्स्ट यहां दिखा दे रहा हूं और स्थिति सेकंड में यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। पहली स्थिति यह है कि आप वस्तु को, स्थिति फर्स्ट ये है, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। और दूसरी स्थिति ये है कि वस्तु जो है अनंत और O के बीच में हो। चलो दिखाते हैं। ये मान लो हमारा कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। अब देखो अनंत आपको इसका मुख्य फोकस, ये प्रथम मुख्य फोकस है कि द्वितीय, प्रथम मुख्य फोकस है कि द्वितीय, ये बताओ। ये द्वितीय मुख्य फोकस है और ये कौन सा है, प्रथम मुख्य फोकस है। अब आप एक चीज पता होगा सर कि जो प्रकाश की किरणें अनंत से चलती हैं वे सभी मुख्य अक्ष के कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। तो ये सब अनंत से चल रही हैं प्रकाश की किरणें, ये तो ये मुख्य अक्ष के क्या आएंगी, यहां से ये समांतर आई और ये भी क्या आई, समांतर। और जब समांतर आएगी प्रकाश की किरण तो अपवर्तन के पश्चात किससे होके जाएगी, प्रथम मुख्य फोकस की द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो ये अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस से वापस चली जाएगी, ठीक है। मतलब आती हुई प्रतीत होती है ये, और ये तिरछा ऐसे निकल जाएगी, ये है, ठीक है। तो इसमें बताओगे सर कि जब प्रकाश को, अवतल लेंस की मैं बात कर रहा हूं, अवतल लेंस की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। क्योंकि देखो ये सब डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, ये ऐसा प्रतीत हो रही है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा सीधा बनता है। यहां पहला पॉइंट लिखा होगा, स्थिति लिख दी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखो। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना है, द्वितीय मुख्य फोकस पे ना। और दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या बताओगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब ये आभासी है कि सीधा है, कैसा है, वास्तविक है, आभासी है ना, आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या बताओगे, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब बताओ कैसा बना हुआ है, बिंदु के आकार का है, या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अत्यधिक छोटा लिख सकते हैं, अत्यधिक छोटा। ये हो गया। तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं या अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो द्वितीय मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, जिससे हमारा प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि क्या है, आभासी और सीधा है, बिंदु के आकार का होता है। इधर दूसरा देख लीजिएगा,
इसको भी समझ लो तब लिखो। हाँ, इधर भी इकट्ठे लिखो आप लोग। ओ, ये तो उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हमें बनाना है। अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है? को जो वस्तु है ना, अनंत मतलब ये कहीं इधर रखना है, और O के बीच में, O हमारे पास आपको ये मिलेगा ये, और ये हमारा क्या है F2, और ये है F1। वस्तु को कहीं यहां रख दो, ऐसे ये वस्तु रख दिए। अब यहां से कुछ प्रकाश की किरण कैसे चलेगी बताओ? कुछ समांतर जाएगी और कुछ क्या होगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। देखो ये, अब ये बताओ, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा निकल जाएगी, और ये जो समांतर जाती है ना, ये तिरछा निकल जाती है। ये तो दोनों प्रकाश के, देखो ये कट के यहाँ पे कट कर रही हैं ऐसा। अगर हम माने इसको ए बी वस्तु माने तो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। अब ये बताओगे कहाँ बना हुआ है? जब हम लोग वस्तु को O और अनंत के बीच में रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब F2 और O के बीच में बनता है, जो कि वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, आभासी और उल्टा, गधा उल्टा दिख रहा है। जैसे वस्तु देखो ऐसे तो है, ये वस्तु और ये सीधा होता है ना। अब इसमें देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखो, F2 और O के बीच में बनता है। और दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी बताओ? आभासी और सीधा। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा? वस्तु से छोटा। और कुछ बच रहा है? बस आराम से फिगर बनाइए, लिखिए। लेंसों की दूरियां नापने का चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी लिख लो बहुत, ठीक है। यहां समझो, मैं दोनों लेंसों में आपको समझा दे रहा हूं, डरने की बात नहीं है, इसकी बात नहीं है, डरने की बात। देखो यहां आगे समझते हैं। ये हमारे पास ये कौन सा लेंस है बताओगे जरा? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है। ये कौन सी रेखा है बताओ? और ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष। अब आपको ध्यान देना है कि इधर देखो, इधर कहीं होगा F1 और ये कहीं होगा इधर F2, लेकिन इसमें अपोजिट होता है। इधर कहीं होगा ये F2 और यहाँ कहीं होगा F1। इतना बात समझे? ये तो बहुत पहले से हम लोग समझते आ रहे हैं। हाँ, सो जाओ गधा। तो ये देखो, इसमें क्या होगा जब हम लोग इसके पहले दर्पण में देखिए, तो दर्पण देखो, एक बार दर्पण एक बार करा देंगे। ये दर्पण में जो दूरी, जो प्रकाश की किरण होती है हमेशा कहां से डाली जाती है? दर्पण के बाईं तरफ से। ये मान लो कौन उत्तल हो गया, अवतल, कौन भी दर्पण, मान लो अवतल दर्पण हो गया। दर्पण के बाईं तरफ से हमेशा क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी, और दर्पण के दाहिनी तरफ जो दूरी नापी जाएगी वो, और बाईं तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये ऐसा होता है। सेम वही चीज सब कुछ इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है ना। अब बताओ,
दर्पण के यहाँ लेंस बोलो, लेंस के बाईं तरफ नापी गई दूरी, लेंस के बाईं तरफ नापी गई दूरी, लेंस के ऊपर की तरफ नापी गई दूरी, लेंस के नीचे की तरफ नापी गई दूरी। क्लियर? सेम वही चीज लेंस के बाईं तरफ नापी गई दूरी, ये बाईं तरफ नापी गई दूरी नेगेटिव, दाईं तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इतना ठीक हो गया। जैसे दर्पण में बाईं तरफ से प्रकाश आ रहा था, वैसे ही लेंस में भी बाईं तरफ से प्रकाश आएगा, ये प्रकाश बाईं तरफ से आएगा। ठीक है, सेम चीज वही होगा। अब इसमें हम कुछ दिखाने चल रहे हैं आपको। मान लो वस्तु को हम यहाँ रख दिए, ये वस्तु को हम लोग यहाँ रख दिए और ये कुछ प्रकाश किरण समांतर गई। अगर ये समांतर गई तो ये क्या होगी, ऐसे तिरछा निकल जाएगी। और कुछ प्रकाश की किरण देखो, प्रकाशित किरण से होके जाएगी। देखो ये जो निकलेगी ना, ये किससे होके जाएगी, ये द्वितीय मुख फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी ऐसा। और ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को क्या करेंगी, यहाँ कट करेंगी। ये अब यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आई है। पहला देखो, ये देखो वस्तु है, वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और जहां वस्तु रखे हैं, जो हमारा AB है, ये AB वस्तु है। और वस्तु की प्रकाशित केंद्र से दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी बोलते हैं उसे। और दर्पण में सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापी जाती थी, लेकिन लेंस में सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, प्रकाशित केंद्र से नापी जाएंगी। लेंस की सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, प्रकाशित केंद्र से। तो यहां से देखो, ये प्रकाशित केंद्र, ये वस्तु है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, u। प्रतिबिंब ये हमारा, तो इसके प्रतिबिंब और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, v होगी। ये फोकस है, तो ये फोकस और ये प्रकाशित केंद्र, इसके बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। ये देखो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं O से, या लिख दो ओनली H से। और देखो ये प्रतिबिंब है, तो इसकी लंबाई को किससे लिखेंगे, या तो I से लिखेंगे या तो H डैश से लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। मतलब यहाँ पर आपको 5 चीजें देखने को मिली। पहला वस्तु की दूरी, यहाँ ये वस्तु रखी गई है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, थोड़ा दूर हो गया, ये वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी v, और वस्तु की लंबाई O या H, या प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो I है या क्या है, H डैश। सेम चीज इसमें भी होगा। इसमें देखो यहाँ मान लो यहाँ वस्तु रख दिए ऐसे, ये एक वस्तु रख दिए ऐसे गया। अब जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो क्या होगी, द्वितीय फोकस से जाएगी, और ये दूसरी क्या होगी, प्रकाशित केंद्र से होके जाएगी। तो देखो ये तो इसको काटेगा नहीं, तो सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा। और दूसरा इससे गुजारते हैं ये। और जो प्रकाश क्रिया कौन से जाएगी, वो क्या होगी, वो सीधा ऐसे चली जाएगी। और ये अगर इसको बढ़ाएंगे आगे तो ऐसे यहाँ कट करके ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज वही होगा। यहाँ से ये हो जाएगा u वस्तु, और ये देखो एक नोट पॉइंट बता दें, आप लेंस में फोकस, क्योंकि दोनों ओर फोकस है तो दोनों ओर फोकस दूरी होगी। आप फोकस दूरी उधर की ही लोगे जिधर प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ ये फोकस दूरी इधर होगी, ये मुख्य फोकस है यहाँ तक ये। और प्रतिबिंब कितना देखो, ये प्रतिबिंब है, प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, यहाँ से यहाँ। वस्तु की लंबाई को किससे लिखे थे अभी हम, देखो ये O से या H से, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई को I से या H डैश से ये होता। इसमें भी इतनी चीजें मिली हमें, ये वस्तु की दूरी, ये फोकस दूरी, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, पूरा A to Z। ठीक है आशीष? हाँ, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है, जो फोकस दूरी होगी जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर का ही लोगे, इधर से नहीं लोगे। इधर देखो प्रतिबिंब बना इसलिए इधर का फोकस भी है। आप सब कुछ लिखोगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें लिखोगे क्या, बताओगे सर कि
लेंस में सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? उसके प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है, और जो प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा लेंस के बाईं तरफ से आती है। लेंस के किधर आती है? बाईं तरफ से आती है। इसमें पहला बताओगे, पहला इसमें मैं आपसे पहला पूछ रहा हूं, वस्तु की दूरी। इधर मैं लिख दे रहा हूं उत्तल लेंस, इधर लिख दे रहा हूं क्या, और इधर ये इधर अवतल लिख दे रहा हूं, अवतल। ठीक है, वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे? स्मॉल यू से। उत्तल लेंस बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव? उत्तल लेंस में पॉजिटिव नेगेटिव। लेंस के बाईं तरफ रखिए ना, क्या होगा? नेगेटिव। लेंस के बाईं तरफ पॉजिटिव, क्या होगा? नेगेटिव। ये भी क्या होगा? ये नेगेटिव इसमें भी होगा, ये इसमें भी क्या होगा? दोनों में नेगेटिव होगा। चलो इसको हटा देते हैं ऐसे, नेगेटिव। दूसरा लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, और प्रतिबिंब दो बनता है। देखो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो अवतल लेंस में तो हमेशा आभासी बनता है, लेकिन उत्तल में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वास्तविक के लिए, आभासी के लिए। इधर लिख रहा हूँ ये वास्तविक हो गया, ये क्या हो गया? आभासी हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बताओ, जो u है मतलब जो v है मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, वो निगेटिव होगी पॉजिटिव? यहाँ देखो अभी ये वास्तविक है, ये आपको दिख रहा है, तो देखो ये प्रतिबिंब इधर बना है, तो जितनी दूरी इधर होगी बाईं तरफ वो क्या होगी? मतलब जितनी दूरी दाहिनी तरफ होगी सब क्या होगी? धनात्मक होगी। तो इसके लिए ये वाला क्या होगा? ये धनात्मक होगा। लेकिन आभासी इधर ही बनता है ना, तो इधर जितनी दूरी बनी वो सब क्या होगी? नेगेटिव होगा। अवतल में आइए, अवतल में क्या होता है? आभासी हमेशा बनता है, ये दोनों क्या होगा? ये नेगेटिव ही होता है। दूसरा चलते हैं, दूसरा फोकस दूरी। फोकस दूरी को यह से लिखते हैं। अब बताओ फोकस दूरी, अवतल उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक, ऋणात्मक? धनात्मक होगा। और इसके लिए फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। इसके लिए फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या क्या हो गया? तीसरा पॉइंट, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर क्या बता दें? हाँ, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को किससे दिया? तो वो से लिखेंगे या तो यस से लिखेंगे। ये बताओ, वस्तु ऊपर की तरफ इंडिकेट करे तो ऊपर की तरफ सभी दूरी क्या होगी? धनात्मक। ऊपर की तरफ सभी दूरी क्या होगी? धनात्मक। ये दोनों होगा धनात्मक, ये भी होगा धनात्मक। पांचवा लिखिए, इसमें थोड़ा सा लोचा है। इसमें ये प्रतिबिंब की लंबाई को या तो लिखेंगे आई से या तो यस डैश से। अब देखो प्रतिबिंब की लंबाई दो होगी, एक होगी वास्तविक के लिए, एक वास्तविक के लिए होगा, दूसरा देखो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बन रहा है? देखो नीचे की तरफ बन रहा है, तो नीचे की तरफ सभी दूरी क्या होगी? निगेटिव, पॉजिटिव? निगेटिव। ये हो जाएगा निगेटिव। आभासी जो बनता है भैया उसका ऊपर ही होता है ना, ऊपर जो दिशा होती है उसकी ऊपर ही होती है, इसलिए वो क्या होगी? पॉजिटिव। और इसमें तो देखो हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए ये क्या बनेगा? ठीक है, इतनी बातें थी लेंस से संबंधित, और आप कहेंगे लेंस की दूरियों को नापने की अच्छी तो परिपाटी सी बात है यहाँ पर इतनी। ठीक है, वहां उधर फिगर बनाओ, यहाँ इधर लिख लो आराम से, कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, बनाओ, यहाँ पर नोट लिख लेना। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। ठीक है, लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। आप लोग हेडिंग बनाओगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन हेडिंग बना लो। कक्षा 10 में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे।
प्रकाश के परावर्तन में भी रेखीय आवर्धन था, याद है कि नहीं याद है? अब सोच रहे हो था कि सस्पेंस में है, था कि नहीं था, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखो रेखीय आवर्धन बराबर होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से। ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखो रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं, ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि काम भी करे। जो रेखीय आवर्धन होता है उसको यम से लिखते हैं, यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और अपान में क्या होता है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। और यही बराबर होता है किसके? किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब की दूरी और बटे किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। तो परिभाषा में आपको कुछ अलग से नहीं बोलना है, यही बोलना है सर कि किस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, यही इतना लिख लेना। लिखो प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? या तो आई से या तो एच डैश से। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्मॉल यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। या इसको लिखोगे, प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं आई या एच डैश से और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं या एच से लिखते हैं। ये बराबर होगा भी अपान यू की। ठीक है, तो ये होता है। ये होता है। ठीक, नोट में लिखोगे, नोट में यदि यम का मान 1 है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। अगर यम का मान 1 है, मतलब आवर्धन अगर 1 है, तो वस्तु की जो लंबाई है हमारे पास, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? बराबर। देखो ये है, ये हम लोग आवर्धन सीखे आज कि आवर्धन क्या होता है। जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, लंबाई का मतलब आकार भी होता है। अगर यहाँ पर आकार दिया होगा तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आकार मिलेगा तो डरना नहीं है। प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार का जो अनुपात होगा उसे हम लोग रेखीय आवर्धन बोलेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल यम से। और यही जो स्मॉल यम है किसके बराबर होता है?
प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से और वस्तु की दूरी को किससे, स्मॉल u से प्रेजेंट करते हैं। और ये जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं यही दोनों लेंसों के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक लेंस के लिए और ऐसा उत्तल के लिए और अवतल के लिए, सब दोनों के लिए यही होता है। अगर यम का मान 1 के बराबर है तो जो वस्तु की लंबाई है, मतलब आप कह सकते हो जो h वस्तु की लंबाई को h से और जो प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। इतनी बातें समझे, आगे चला जाए। ये तो हो गया रेखीय आवर्धन। अब आप लोग अगली हेडिंग बनाओगे लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको लिखा दे रहा हूं, लिखो सबसे, इसमें लिख लो। लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लोगे, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, जबकि फोकस दूरी किस में हो, मीटर में दिया है, तभी उसकी आप क्या निकालो, तभी वो क्षमता होगी। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। ठीक, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल P बराबर 1/f। ये तभी होगा जब मीटर में होगा। अगर इसे सेंटीमीटर में बनाओगे तो ये हो जाएगा, ऊपर 100 से गुणा होगा, नीचे आएगा f, तब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये सारी बातें तो ये हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। P बराबर होता 1/f जब मीटर में होगा, और या यही P हमारा सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कब, जब 100/cm हो। दोनों फार्मूले एक ही हैं, अलग अलग आप लिख सकते हो। फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा, डायरेक्ट वैल्यू रख कर के ये निकाल लो, अगर मीटर में होगा तो ये निकाल लो आराम से। ठीक है, ये बातें लिख लो आराम से, नोट लिखो, नोट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है।
और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है मेरे बालक? हम लोग आज पढ़ते हैं लेंसों की पहचान। आप लोग ऐसे बता दिया करो, लेंसों की पहचान। लेंसों की पहचान कैसे करोगे? दर्पण की पहचान आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? दर्पण को कैसे पहचाने थे आप लोग? पहला, अगर कोई दर्पण रखा है तो उसको देख के बता दोगे कि सर अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण है। उसको स्पर्श करके बता सकते हो? नहीं, नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको ग्लास दूं, ग्लास, और मैं आपको लोटा दूं तो नहीं बता पाओगे सर ये लोटा ये ग्लास है? बता दो। ग्लास अगर आपको पकड़ाएंगे, अगर आपकी आंख बंद है तब भी बता दोगे। या मान लो ग्लास जो है देख कर बता सकते हो, छू कर भी बता सकते हो। छू कर नहीं बता सकते हो ना सर ये बताए तो ये कुछ दूसरा है, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आप सबसे पहली बात ये है कि उसको देख कर पहचान सकते हो। दूसरा, स्पर्श करके। और तीसरा, प्रतिबिंब। बनने के आधार पर। ठीक है कि नहीं ठीक है? तीन तरीके से आप पहचान सकते हो। सेम इसमें वही लिखोगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखाएंगे, इतना बहुत है। पहला कैसे लिखोगे कि प्रतिबिंब को हम लोग तीन तरीके से लेंस को हम लोग तीन तरीके से पहचान सकते। पहला, देखकर। दूसरा, स्पर्श करके। तीसरा, प्रतिबिंब बनने के आधार पर। अब चलो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखकर कैसे पहचानोगे? देखकर कैसे पहचानोगे? देखकर कैसे पहचानोगे? बताओ 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 बताओ। देखकर आप ऐसे पहचान सकते हो कि अगर सर बीच में मोटा होगा, किनारे पतला होगा, तो कौन सा लेंस होगा? अगर बीच में मोटा है, किनारे पतला है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तल। अगर किनारे मोटा है, बीच में पतला है, तो कौन सा हो जाएगा? ये तो था देख करके आप बता सकते थे। और आप स्पर्श करके भी ना, जैसे होता नहीं, आपको लेंस दिया जाए, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे तो तब भी बता सकते हो। किनारे पतला होगा, बीच मोटा, तब भी बता। प्रतिबिंब बनने के आधार पर कैसे बताओगे? सर अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक और उल्टा है तो कौन सा होगा? कौन सा लेंस होगा? हाँ। और यदि आभासी और सीधा बन रहा है तो कौन सा लेंस होगा? लेकिन एक बात आपको याद है, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उत्तल लेंस भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तब कैसे करोगे? हाँ, ऑप्शन दिया जाए। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उत्तल लेंस भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप हेडिंग बनाओगे, अगला हेडिंग बनाओगे उत्तल लेंस का उपयोग। इसमें लिखो उत्तल लेंस के निम्नलिखित उपयोग हैं।
इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, नेत्र की दूरदृष्टि दोष के निवारण में, ठीक है, नेत्र की दूरदृष्टि दोष के क्या करेंगे, निवारण में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा आप लिखोगे घड़ी साज, या आप लिख दोगे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए। तीसरा, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी कामा फोटोग्राफिक कैमरे में। चौथा लिखोगे आँख, कान, नाक आदि को देखने में। ये हो गया, इतना लिख लिए, बस इतना बहुत, ठीक है। ये था उत्तल लेंस का उपयोग। देखो यहां समझो थोड़ा सा, दूरदृष्टि आप जानते ही नहीं, दूरदृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर का मतलब आपको दूर की वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देगी। समझ आ रही बात, दूर की दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देगी, तो दूरदृष्टि दोष हो गया। जैसे आप सुनते होंगे बड़का दादा गए चश्मा आँख खुलवाए। आँख खुलवाने का मतलब जान रहे हो, इस कार्निया पर एक पतली परत जम जाती है, उसी परत को हटा देते हैं। अगर आप देखो ये आपके पास स्किन है, इसके ऊपर वाली स्किन हटाओगे, जो नीचे स्किन होगी बहुत ही मुलायम, बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा। अगर धूप वूप लगेगा ना तो वो डैमेज होने का डर रहता है। और जब हमारे आँख से जब वो कार्निया के ऊपर से लेयर हटाते हैं ना, तो जो स्किन होती है बहुत ही मतलब नाजुक, नाजुक जानते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इस वजह से कहते हैं डॉक्टर साहब वो करीवा चश्मा पहनिए पर 21 दिन। तो 21 दिन आप धूप में मत जाइए, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। ये आप 1 घंटे धूप में खड़े हो जाइए, चेहरे की रौनक गायब, बानर लगोगे वैसे। तो ये था। दूसरी बात घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों की बात जानते होंगे। आप घड़ी बनवाने जाते हैं तो एक तो जो घड़ी सिल लगाने वाला होता है या बनाने वाला, तो एक तो लगा के इसे उसको देखता उगता है। कहीं अगर कभी गए हो तो सपने अपने में चले जाए वो कभी। सूक्ष्मदर्शी जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी फोटोग्राफी कैमरा, उसके लेंसों में क्या करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। आँख, कान, नाक, गला, ये सब जान रहे हो। आदि का देखने के लिए डॉक्टर किस लेंस का यूज करता है। इससे क्या होता पता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब हमारा बड़ा दिखाई देता है। जैसे ये आपका हाथ है, उत्तल लेंस देखोगे बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये जो आपका छिद्र दिख रहा है ना, छिद्र जिससे पसीना निकलता है, बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो जितने भी ऑपरेशन होते हैं लेजर से करते हैं ना, लेजर से, उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है और आपको इमेज बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्लियर। ये सारी बातें थी। दूसरा लिखोगे उत्तल दर्पण का यूज लिख लिए। अब आप लिखोगे अवतल दर्पण का यूज। और दर्पण है कि लेंस है, लेंस। अवतल लेंस का उपयोग
पहला उपयोग लिखोगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण में होगे CD, DVD, CD, DVD प्लेयर में लेजर के रूप में, ठीक है। ये इसका 2 यूज पढ़िएगा। अभी हम आपको पढ़ाए थे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता देखो, जितने भी लेंस हैं सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं ना, इसीलिए देखो जो बच्चा पहनता है उसकी क्षमता ना कहते कितने पावर का है। जो दादा पहनते वो देखो कुछ ज्यादा ही रहता, दादा कहते ना इसको मत लगाइए, और आप सच में उस दादा वाला चश्मा लगाओगे तो आपको ऊंच खाल दिखेगा, ऐसा पता लगेगा सर नहीं लगाए तब भी सही दिख रहा था। आप कैसे देखते हैं इसमें, ये तो जिसके लिए बना है वही लगाएगा तभी सही है। और वही मैं बताने वाला था कि जितना लेंस है, चाहे जो लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सब लेंस की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। और लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं, P से। इस पहले लेंस की क्षमता मान लो P1, इस लेंस की क्षमता मान लो, इस लेंस की क्षमता मान लो P3। अगर बहुत सारे लेंस हैं, इनको अगर जोड़ के रखोगे, संपर्क में रखोगे, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ेंगे। देखो मैं रख दे रहा हूँ, ऐसा रख दो, बस आपको जोड़ना है किसी तरह से। ये इसकी क्षमता मान लो कितना हो गया, P3 हो गया। तब इन तीनों की संयुक्त जो क्षमता होगी उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन की कुल क्षमता, और उसको लिखते हैं P से। और ये जो कुल क्षमता होती है, अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे, थोड़ा कम समझे, फिर से समझो। यदि सर उसमें नहीं रहेगा परिभाषा में, यदि अनेक लेंस जोड़ करके या संपर्क में रखे हुए हैं तो उनकी कुल क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमता के योग के क्या होती है, बराबर होती है। मैं यही लिख दे रहा हूं, आप लोग भी लिखोगे। यदि संपर्क में, हाँ लेंस की संयोजन, उसको बोलते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता ना, क्या बोलते हैं, हेडिंग देख लो मैं थोड़ा सा, ये हेडिंग बनाओगे लेंस के संयोजन की क्षमता। लेंस के संयोजन की क्षमता इसमें लिखोगे यदि संपर्क में अनेक लेंस रखे हों जिनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2, P3 हो तो संयुक्त लेंस की कुल क्षमता कैपिटल P अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात ये लिख लो, ठीक है। बस ये काम खत्म हो गया, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।